हमारे देश को शायद किसी की बुरी नजर लग गई है। जहां देखो हर तरफ आफत आई हुई है। हमारे देश के पूर्वोत्तर हिस्से का तो बहुत ही बुरा हाल है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देशी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने वाला पूर्वोत्तर का मणिपुर राज्य हिंसा की लपटों में झुलसा हुआ है। पिछले लंबे वक्त से वहां खून की होली खेली जा रही है और सबसे हैरानी की बात जो है वो ये है कि मणिपुर के लोगों का दर्द सिर्फ मणिपुर वाले ही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बाकी सब ने तो मणिपुर को जलने के लिए छोड़ ही दिया है। आज हम आपको जलते हुए मणिपुर की पूरी कहानी अपनी आज की इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। चर्चा जब हो रही है मणिपुर हिंसा पर तो सबसे पहले इसके मूल कारणों को समझना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जितने मुंह उतनी बातें। मणिपुर में जारी हिंसा के लिए कोई सत्ता पक्ष को तो कोई विपक्ष को दोषी बता रहा है, पर हकीकत इन सबसे इतर है, बहुत ही खतरनाक है। आंखें मूंद लेने से खतरा खत्म नहीं हो जाता। आज मणिपुर हिंसा विपक्ष के लिए अवसर लेकर आया है तो सत्ता पक्ष असहज है। सारे नाग बिलों से निकल आए हैं और विष उगल रहे हैं। वैसे तो इस अवसर की तलाश में दिन गुजार रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे मणिपुर हिंसा के मूल कारण की, और मूल कारण जानने के लिए हमें इसका इतिहास समझना होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। कांगली पाक राज्य, जिसे आज मणिपुर के राज्य के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना सन 1110 में राजा लोईयुम्बा ने आसपास की पहाड़ियों में अधिकांश रियासतों को शामिल करके किया था। उस समय इस राज्य में मैतेई लोग रहते थे और ये लोग मैतेई भाषा यानी कि मणिपुरी भाषा बोलते थे। मैतेई हिंदू थे और मणिपुर में हिंदू धर्म का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ लोगों का मानना है कि मणिपुर का जिक्र हिंदू पुराणों में और महाभारत में भी किया गया है। 18वीं और 19वीं सदी में बर्मा में कुछ समुदायों को, जिन्हें कुकी समुदाय के नाम से जाना जाता है, उनको वहां के अन्य समुदाय ने परेशान करना शुरू कर दिया और मणिपुर राज्य ने कुकी समुदाय को अपने यहां शरण दे दी और उन्हें पहाड़ियों में बसाया। उसी शताब्दी में वर्मा ने मणिपुर पर आक्रमण कर दिया। मणिपुर राज्य ने कुकी समुदाय के लोगों को अपने यहां बसाया ताकि मणिपुर राज्य वर्मा से लड़ाई लड़ सके। खैर, 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और अंग्रेज भारत में आ चुके थे। अंग्रेजी सरकार ने मणिपुर पर हमला कर दिया। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मणिपुर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और मणिपुर राज्य को अपना एक संरक्षित राज्य बना दिया। अंग्रेजी सरकार और कुकी समुदाय के बीच भी झड़प हुई थी और कभी कभी मूल निवासी मैतेई भी अंग्रेजों से लड़ते थे। इसी समय ईसाई मशीनरी की नजर मणिपुर पड़ी और उन्होंने कुकी समुदाय को ईसाई बनाना शुरू कर दिया और यही कारण है कि आज ज्यादातर कुकी ईसाई हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी ज्यादातर मैतेई या मणिपुरी लोग हिंदू हैं। जब देश आजाद हुआ तो मणिपुर के राजा ने अपने राज्य का विलय भारत में कर लिया। गौरतलब है कि मणिपुर नागालैंड का पड़ोसी राज्य है और यहाँ नागा समुदाय के लोग भी रहते हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि अंग्रेजों ने मैतेई, नागा और कुकी समुदाय को जनजाति का दर्जा दे दिया था, लेकिन देश की पहली सरकार यानी नेहरू सरकार ने 1950 में मणिपुर में केवल नागा और कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया था। इसका ये मतलब हुआ कि कुकी समुदाय को आरक्षण तो है ही और वो मैतेई बहुल इलाकों में जमीन भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैतेई लोग कुकी बहुल इलाके में जमीन नहीं खरीद सकते
और यही वजह है मैतेई के लोगों की मांग रही है कि उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। उनका दावा है कि वो मूल निवासी हैं और उनका हक छीना जा रहा है। पिछले साल अप्रैल में मणिपुर उच्च न्यायालय ने मणिपुर सरकार से कहा कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर 4 महीने के अंदर विचार करे और मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। इसके बाद कुकी समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो कि हिंसक हो गया। इस तरह मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई और पिछले लंबे वक्त से वहां हिंसा हो रही है। 1961 में मणिपुर की कुल आबादी का 61% हिस्सा हिंदू था और 19% ईसाई था, लेकिन 2011 में हिंदू समुदाय की संख्या घटकर 41% केवल हो गई और ईसाई समुदाय की संख्या 41% हो गई। 1921 तक ईसाई समुदाय मणिपुर की आबादी का केवल 1% थे और 100 साल बाद हिंदू के बराबर या शायद उनसे ज्यादा ही होंगे। अभी भी बर्मा से शरणार्थी भारत आते रहते हैं। मणिपुर में उग्रवाद का इतिहास यह रहा है और वहां बहुत से आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। 1998 से भारत का कुकी समुदाय संगठनों के साथ युद्ध विराम चल रहा है। कुछ उग्रवादी संगठन मैतेई समुदाय से भी जुड़े हुए हैं, जो पहले से ही अलग मणिपुर देश की मांग करते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों समुदाय के पास हथियार चलाने का अनुभव है और दोनों अपने इलाके में दूसरे समुदाय के लोगों पर हिंसा कर रहे हैं। लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, संपत्तियों को लूटा जा रहा है, मंदिरों और चर्चों को जलाया जा रहा है। एक तरह से वहां गृह युद्ध हो रहा है। आलम इतने बुरे हैं कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को भी हिंसा पर काबू पाने में दिक्कतें हो रही हैं। बहुत जगहों पर महिलाएं पुलिस और सेना का रास्ता रोक लेती हैं ताकि उनके पुरुष दूसरे समुदाय पर हिंसा कर सुरक्षित निकल जाए। चलिए, अब आपको मणिपुर हिंसा की तरफ कांग्रेस का क्या रुख रहा है, इसके बारे में आपको इतिहास से रूबरू कराते हैं। आजादी के समय वहां के राजा थे बोध चंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय किया। 1949 में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। नेहरू ने उनको जाने को कह दिया। फिर 1950 में संविधान अस्तित्व में आया तो नेहरू ने मैती समाज को कोई भी छूट नहीं दिया। 1960 में नेहरू सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 90% भूभाग वाले कुकी और नगा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी था कि जिसमें 90% कुकी नगा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन 10% के इलाकों में रहने वाले मैती हिंदुओं को यह सब अधिकार नहीं था। यहीं से मैती लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया। नेहरू एक बार पूर्वोत्तर के हालत को ठीक करने के लिए कभी नहीं गए। उधर ब्रिटेन की M16, पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नगा को हथियार देने लगी, जिसका इस्तेमाल वो भारत विरुद्ध तथा मैती वैष्णव को भगाने के लिए किया करते थे। मैतियों ने उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन से मुकाबला किया। हमेशा से इलाके में कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोगों की सरकार रही और वो कुकी और नगा ईसाइयों को समर्थन देते रहे। चूंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिया। पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसके कारण मिजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया। बिन दिल्ली के समर्थन के जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नगा और म्यांमार से आए भारत में अनधिकृत रूप से आए जनजातियों से लड़ते रहे।
जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिशनरी के साथ मिलकर म्यांमार से आए इन चिन जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और जंगलों की नागरिकता देकर बसा दिया। ये चिन लोग आईएसआई के पाले कुकी और नगा ईसाइयों के समर्थक थे तथा वैष्णव मैथियों से लड़ते रहते थे। पूर्वोत्तर का हाल खराब था जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया, जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया, लेकिन राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाड़ी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने ही लोगों की जानें ली। इसके बाद विद्रोह और खूनी सशस्त्र शुरू हो गया। 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व में आने के बाद आईएसआई के एक्शन को झटका लगा, लेकिन म्यांमार में उसका एक खुला एरिया था। उसने म्यांमार के चिन लोगों का मणिपुर में एंट्री कराया, जिसका कांग्रेस तथा उधर म्यांमार के अवैध चिन लोगों ने जंगलों में डेरा बनाया और वहां ओपियम यानी अफीम की खेती शुरू कर दिया। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चिन लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया। म्यांमार से आईएसआई तथा M16 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों का बड़ा जनसंख्या नशे का भी आदी हो गया। नशे के साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध फलता फूलता रहा। तो ये है मणिपुर को लेकर कांग्रेस के तुष्टीकरण की कहानी। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो वो मैतेई समुदाय की तरफ से की जा रही हिंसा पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और वो कुकी समुदाय की तरफ से किए जा रहे हिंसा को नजरअंदाज कर दे रहा है। विदेशी मीडिया का भी इसे ऐसे ही दिखा रहा है कि हिंदू समुदाय ईसाई समुदाय पर हिंसा कर रहा है, और यूरोपीय संसद में भी चर्चा हो रही, क्योंकि उनकी सहानुभूति ईसाई समुदाय से है और भारत और विदेशों के कई ईसाई संगठनों ने इस बयान पर बयान दिया है, हिंसा पर बयान दिया है, और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि 2024 में भाजपा को ईसाई वोट नहीं मिल सके। एक ऐसी धारणा बनाने की कोशिश हो रही कि मोदी की शह पर हिंदू समुदाय या मैतेई समुदाय ईसाई समुदाय यानी कुकी समुदाय पर हिंसा कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो अलग है। जहां पर मैतेई समुदाय की मेजॉरिटी है वहां पर कुकी समुदाय पर अत्याचार किया जा रहा है, और जहां कुकी समुदाय की मेजॉरिटी है वहां मैतेई समुदाय पर अत्याचार किया जा रहा है। दोनों पक्षों में गलत लोग हैं और उन्होंने मासूमों पर अत्याचार किया है। जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल इस हिंसा का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि इस हिंसा ने राज्य के हजारों छात्रों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। हिंसा के कारण लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहने के कारण उन हजारों छात्रों और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो देश के दूसरे शहरों में रहकर पढ़ाई या नौकरी कर रहे हैं। कई छात्र अपने समुदाय को बचाने के लिए लड़ाई में कूद गए हैं और उन्होंने कलम छोड़ हथियार थाम लिया। फिलहाल राज्य में शांति की बहाली सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है। इसके लिए हथियारबंद गुटों से उनके हथियार छीनकर लोगों में भरोसा बहाल करना बेहद जरूरी है। शांति बहाली के लिए दोनों गुटों के बीच बातचीत के जरिए उस गलत फहमी को दूर करना है जरूरी, जो हिंसा की वजह बने हुए हैं। अब ये गलत फहमी कब दूर होती है इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा, और ये वक्त कब आता है इसका इंतजार करना होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। हम फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।